हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। जो क्लास क्या चल रही थी, बेसिक एग्रीकल्चर या इंट्रोडक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कल हमने बहुत सा कवर किया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस देखा था। एग्रीकल्चर ब्रांचेस में देखा था हमने एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में पढ़ रहे थे हम एग्रोनॉमी की क्रॉप्स। ठीक है, कि एग्रोनॉमी में कौन कौन सी फसलें या क्रॉप्स आती हैं। तो कल हमने क्या क्या कवर किया था? कल हमने सीरियल क्रॉप्स को कवर किया था। दूसरा क्या कवर किया था? पल्स क्रॉप को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखना आपका काम है, याद कराना हमारा। ठीक है, इससे बाहर जो पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास को, देखते हैं आगे। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल सीड क्रॉप के बारे में। कल हमने दो पढ़ ली थी, सीरियल क्रॉप्स और पल्स क्रॉप्स। ठीक, आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्रॉप्स। आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्रॉप्स। तीसरी क्रॉप्स कौन सी? ऑयल सीड क्रॉप। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ऑयल सीड क्रॉप्स होती क्या है, यही बात करते थे ना। एक बेसिक से पढ़ना है क्योंकि ये बेसिक क्लास ही चल रही है। ठीक है, जीरो टू हीरो। ठीक, तो ऑयल सीड क्रॉप होती क्या है? तो ऐसी फसलें या ऐसी क्रॉप जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, तेल या ऑयल प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं। या ऐसी फसलें जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? ऑयल प्राप्त होता है। और ऑयल में क्या उपस्थित होता है? फैट उपस्थित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं। ठीक, तो ऑयल सीड शब्द किस भाषा से लिया गया है, पहले बात करते हैं। देखो, जो हमारा सीरियल शब्द था वो किस भाषा से लिया गया था? रोमन भाषा से लिया गया था। लेग्यूम शब्द किस भाषा से लिया गया था? लेग्यूम या पल्स शब्द किस भाषा से लिया गया था? लैटिन भाषा से लिया गया था। जो ऑयल शब्द है वह भी हमारी किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। अब ऑयल में क्या उपस्थित होता है? ऑयल में पाया जाता है फैट। क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। ठीक है, 1 ग्राम फैट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि पल्सेस में कितनी प्राप्त होती थी? पल्स में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती थी? पल्स में 4.2 किलो कैलोरी, या एग्जैक्ट पूछे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती थी। ठीक, इतना था ना। और जबकि सीरियल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती थी? सॉरी, कार्बोहाइड्रेट से। यहां पे पल्स ना करके प्रोटीन कर लो। ठीक है, प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी? 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी? 4.2 या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। जबकि कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम से सेम टू सेम 4.2 या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि फैट में कितनी है? 1 ग्राम से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कार्बोहाइड्रेट का 2.5 गुना अधिक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से 2.5 गुना अधिक प्राप्त होती है। क्या अधिक प्राप्त होती है? क्या अधिक प्राप्त होती है? ऊर्जा।
क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। समझ में आया क्या? ऑयल सीड क्रॉप क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल या ऑयल प्राप्त होता है, ऑयल सीड क्रॉप होती हैं। ऑयल सीड में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। तो बात करें कि 1 ग्राम फैट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि प्रोटीन से 1 ग्राम से 4.2, यदि एग्जैक्ट पूछे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सेम टू सेम कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त होती है। तो ये क्या है? जो हमें फैट से ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में 2.5 गुना अधिक प्राप्त होती है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब बात करते हैं जो हमारा फैट है। फैट हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ फैट। फैट हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। फैट हमारी कितने प्रकार की होती है? एक होती है सैचुरेटेड फैट और एक होती है अनसैचुरेटेड फैट। तो बात करते हैं हम सैचुरेटेड फैट की। किसकी बात करें हम? सैचुरेटेड फैट्स की। ठीक। अब आप मुझे बताओ कि सैचुरेटेड फैट्स क्या होती हैं? यही ना कि सैचुरेटेड फैट्स क्या होती हैं। तो देखो, सैचुरेटेड फैट्स किसे कहते हैं? ऐसी फैट्स जो क्या होती हैं? जम जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। ऐसी फैट्स जो क्या होती हैं? जम जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। ये क्या होती हैं? हमारे लिए या हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं। क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं। अभी कैसे हार्मफुल होती हैं? क्योंकि देखो, हमने सैचुरेटेड फैट्स को खाया, ठीक है? क्या खाया? हमने सैचुरेटेड फैट्स को खाया, तो वो अंदर गया, अंदर हमारे हार्ट के पास क्या हो जाती हैं? यह जम जाती हैं। और जम जाने के कारण यह क्या करती हैं? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। जिससे क्या होने लगता है? व्यक्तियों में हार्ट अटैक, जैसे हृदय हृदय धड़कन, ठीक है, हृदय विकार जो भी होती है, तो वो रोग होने लगता है। हार्ट अटैक का बीमारी होने लगती है। तो सैचुरेटेड फैट खाने से यही इसका नुकसान है। तो सैचुरेटेड फैट्स कौन सी फैट्स होती हैं? ऐसी फैट्स जो जम जाती हैं, सैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। सारी की सारी एनिमल फैट्स, सारी की सारी एनिमल फैट्स सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया? पहला पॉइंट मैंने कहा, क्या कहा? सारी की सारी फैट्स जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वह क्या होती हैं? जम जाती हैं। क्या होती हैं? जम जाती हैं। सारी की सारी जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वह क्या होती हैं? जम जाती हैं। क्या होती हैं? जम जाती हैं। दूसरा पॉइंट, सारी की सारी जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। हानिकारक कैसे होती हैं? यह हमारे शरीर में जाकर जम जाती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देती हैं, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हृदय धड़कन जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तीसरी बात करते हैं कि जो सारी की सारी एनिमल फैट्स,
एनिमल फैट्स क्या होती हैं? सारी की सारी एनिमल फैट्स सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। अगला पॉइंट, केवल दो को छोड़कर, दो कौन सी, सॉरी दो नहीं, एक को छोड़कर, कौन सी? टूना फिश। जो टूना फिश होती है वह कैसी होती है? वह हमारी अनसैचुरेटेड होती है। कैसी होती है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्या होती है? टूना फिश अनसैचुरेटेड होती है। अब आप मुझे बताओ कि टूना फिश में कल ही पढ़ा था कि टूना फिश में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। कल पढ़ा था ना हमने, लेग्यूम क्रॉप, ठीक है, पल्स क्रॉप या लेग्यूम में हमने पढ़ा था कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, वो ठीक था। लेकिन टूना फिश में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? तो टूना फिश में यदि बात करें तो 27 से 29%, यदि एग्जैक्ट बात करता है तो 28% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गई बात हमारे सैचुरेटेड फैट्स की। सैचुरेटेड फैट्स ऐसी फैट्स जो क्या होती हैं? जम जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं। वो क्या कहलाती हैं? सैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। सैचुरेट सारी की सारी जो एनिमल फैट्स होती हैं, जंतुएं वसा होती हैं, जिससे हमें जंतुओं से फैट प्राप्त होती है, चाहे वो घी के रूप में हो। घी देखा है ठंडियों में जम जाता है ना, जो जम जाता है वह सैचुरेटेड फैट्स होती है। अब आप कहोगे कि सर कुछ वनस्पति भी जम जाती है, वनस्पति जो ऑयल होते हैं वह भी जम जाते हैं। हाँ जम जाते हैं, उनके बारे में ही बताने वाला हूं आगे। ठीक है, आपने डालडा देखा होगा, आता है ना डालडा, डालडा करके, तो वो भी क्या होता है? एक सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन रहता अनसैचुरेटेड के अंतर्गत है, लेकिन होता क्या है? सैचुरेटेड होता है। ठीक, तो हमने क्या बात किया कि सारी की सारी एनिमल फैट्स जंतुए वसा क्या होती हैं? सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, केवल एक को छोड़कर। कौन सी? टूना फिश। टूना फिश कैसी होती है? अनसैचुरेटेड फैट्स होती है। समझ में आया क्या सैचुरेटेड फैट्स? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अब बात करते हैं अगले। अगला दूसरा टाइप है हमारा अनसैचुरेटेड फैट्स। क्या? अनसैचुरेटेड फैट्स। अब अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होती हैं? जस्ट उसका अपोजिट, ऐसी वसा, जो ऐसी फैट्स जो क्या होती हैं? ऐसी फैट्स जो जमती नहीं हैं, वो क्या कहलाती हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। ऐसी वसा जो जमती नहीं है, अनसैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। यह खाने से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो ऐसी फैट्स जो क्या होती हैं? जमती नहीं है, अनसैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। यह हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार की हानिकारक नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट, पहला क्या हो गया? यह जमती नहीं है। दूसरा, यह हानिकारक नहीं है। तीसरा क्या कर सकते हो कि सारी की सारी वानस्पतिक फैट्स सारी की सारी वानस्पतिक फैट्स क्या होती हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। जो सारी की सारी वानस्पतिक फैट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनसैचुरेटेड होती हैं, केवल दो को छोड़कर। केवल दो को छोड़कर। वो कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा, ये पॉइंट बना दूं, पहला है हमारा ऑयल पॉम, ऑयल पॉम। दूसरा है हमारा कोकोनट ऑयल। पहला है हमारा ऑयल पॉम और दूसरा है हमारा कोकोनट, कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये दो ऐसी हैं, क्या है ये दोनों? क्या होती हैं? सैचुरेटेड होती हैं। क्या होती हैं? सैचुरेटेड होती हैं, अर्थात जम जाती है। क्या होती हैं? सैचुरेटेड होती है।
क्या दिक्कत है? क्या अनसैचुरेटेड फैट्स ऐसी फैट्स जो क्या होती हैं, जमती नहीं है, अनसैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं। यह हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं, किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। सारी की सारी वानस्पतिक फैट्स क्या होती हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। केवल दो को छोड़कर, एक ऑयल पॉम और दूसरा है कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये कैसी होती हैं? ये सैचुरेटेड होती हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फैट्स के टाइप समझ में आ गए क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बात करते हैं आगे। अब पॉइंट बना के लिख लेना, कुछ स्टार बना के कुछ लिख लेना। पहला, तेल वाली फसलों का राजा। तेल वाली फसलों का राजा। तेल वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है? दूसरा पॉइंट, तेल वाली फसलों की रानी किसको कहा जाता है? तेल वाली फसलों की रानी किसको कहा जाता है? अगला पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक कौन सा तेल खाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक कौन सा तेल खाया जाता है? ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा तेल खाया जाता है? बताओ। ठीक, तो देखो, तेल वाली फसलों का राजा किसको कहा जाता है? तो तेल वाली फसलों का राजा ग्राउंड नट को कहा जाता है। किसको? ग्राउंड नट को कहा जाता, ग्राउंड नट को कहा जाता है। ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मूंगफली को कहा जाता है। जबकि तेल वाली फसलों की रानी किसको कहा जाता है? तो तिल को कहा जाता है। तिल को कहा जाता, किसको? तिल को कहा जाता है, जिसे सीसिम कहते हैं, सीसिम। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ठीक है, सीसिम, सीसिम कहते हैं। अगली बात करते हैं, तेल वाली फसलों का राजा किसको कहते हैं? ग्राउंडनट को कहते हैं। तेल वाली फसलों की रानी किसको कहते हैं? तिल या सिसम, सिसिम को कहते हैं। अगला, विश्व में सबसे अधिक कौन सा तेल खाया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का तेल खाया जाता है। किसका? सोयाबीन का तेल खाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक किसका तेल खाया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का तेल खाया जाता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक ग्राउंडनट का तेल खाया जाता है। किसका? ग्राउंडनट का। दूसरे नंबर पे बात करें तो फिर मस्टर्ड का तेल खाया जाता है। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा तेल खाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक ग्राउंडनट का तेल खाया जाता है। दूसरे नंबर पे मस्टर्ड का तेल खाया जाता है। दोनों को मिला के लगभग 75%
तेल इन्हीं का खाया जाता है। कितना? 75%। बाकी जो बचते हैं 25% वो अलग अलग तेल खाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या इस पॉइंट में? इसमें कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, बात करते हैं आगे। देखो बात करते हैं आगे। तो कमर्शियल रूप से कमर्शियल रूप से ऑयल सीड क्रॉप की 9 क्रॉपों को लिया जाता है। कितनी क्रॉपों को लिया जाता है? कमर्शियल रूप से या व्यापारिक रूप से ऑयल सीड क्रॉप की 9 क्रॉपों को लिया जाता है। कितनी? 9 क्रॉपों को लिया जाता है, जिसमें 7 क्रॉपें खाने योग्य हैं, मतलब सातों का तेल खाने योग्य है, 2 का तेल खाने योग्य नहीं है। तो बात करते हैं कौन से क्रॉपें हैं, कौन से क्रॉपों का तेल खाने योग्य है और कौन से क्रॉपों का तेल खाने योग्य नहीं है। बात करें तो विश्व में या हमारे देश में कहीं भी, ठीक है, तो जो कमर्शियल रूप से ऑयल सीड क्रॉप है उनकी 9 वैरायटी, 9 क्रॉपों को लिया जाता है। ठीक है, 9 क्रॉपों को ग्रो किया जाता है। तो 9 क्रॉपें कौन कौन सी हैं? 7 हैं खाने योग्य और 2 हैं ना खाने योग्य। तो 7 कौन कौन सी हैं? 7 में पहली बात करते हैं हम ग्राउंडनट, दूसरा सोयाबीन, तीसरा तिल, चौथा साफ्लावर, पांचवा सनफ्लावर, छठवां मस्टर्ड, सातवां रेपसीड। जैसे तारा मीरा कहते हैं। तो ये 7 ऐसी क्रॉप हैं जो खाने योग्य हैं, खाने योग्य हैं। जबकि 2 ऐसी क्रॉप हैं जिनका तेल हमारे देश में नहीं खाया जाता। अदर देश में खाया जाता हो या ना खाया जाता हो, लेकिन हमारे देश में नहीं खाया जाता है। वो क्रॉपें कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी कैस्टर, जिसे अरंडी कहते हैं। दूसरा क्या है? लिनसीड, लिनसीड। 2 एक ऐसी क्रॉप हैं जिनका तेल नहीं खाया जाता है, लेकिन 7 ऐसी क्रॉप हैं जिनका तेल खाया जाता है। तो कमर्शियल रूप से सरसों की सरसों की कितनी क्रॉपों को ग्रो किया जाता है? तो 9 क्रॉपों को ग्रो किया जाता है। बात करें आगे, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बात करते हैं आगे। ठीक है, देखो अब आपसे एक क्वेश्चंस बनता है कि मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी हैं। एक क्वेश्चंस बनता है कि मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी हैं। मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी हैं? ठीक, मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी हैं? तो देखो,
90 के दशक में 90 के दशक में 1990 के दशक में ऐसी ऑयल सीड क्रॉप थी जिनको ग्रो किया जाता था। लेकिन इस समय अधिक मात्रा में कौन सी ऐसी क्रॉप हैं जिनको अधिक मात्रा में ग्रो किया जाता है? क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। पूछा जाता है कि मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी हैं। तो पहला लिख लो सोयाबीन, दूसरा लिख लो साफ सनफ्लावर, तीसरा लिख लो साफ्लावर। यह क्या होती हैं? यह मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप होती हैं। कौन कौन सी? सोयाबीन है, सनफ्लावर है और हमारा साफ्लावर है। तीनों को याद कर लो ट्रिपल एस। कैसे? तीनों को याद कर लो क्या? ट्रिपल एस। ठीक। अब ये मॉडर्न में क्यों अच्छी मानी जाती हैं? तो देखो बात करते हैं कि जो ये तीनों क्रॉप हैं इसमें क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओमेगा ओमेगा 3 एसिड। ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। क्या होता है? ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बनने देता या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा नहीं देता है, जिससे लोगों को क्या होता है? हृदय विकार, जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है, वह बीमारी नहीं होती है। दिल धड़कन की बीमारी नहीं होती है। ठीक। समझ में आ रहा है क्या? देखो मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी हैं? सोयाबीन है, सनफ्लावर है और साफ्लावर है। इन तीनों क्रॉपों को क्यों अच्छा माना जाता है, क्यों ग्रो किया जा रहा है? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। ये ओमेगा 3 एसिड क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये जो है वो क्या करता है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ावा नहीं देता है, जिससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। अब बात करें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसमें देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा ओमेगा 3 एसिड किसमें देखने को मिलता है? तो साफ्लावर में देखने को मिलता है। कितना? 78%। यदि हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसमें सॉरी कि सबसे ज्यादा ओमेगा 3 एसिड किसमें देखने को मिलता है? तो साफ्लावर में देखने को मिलता है। किसमें? साफ्लावर में देखने को मिलता है। यहां इसको सही कर लेना थोड़ा सा। ठीक। ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। तो साफ्लावर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? 78% ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिनको हृदय विकार का, दिल धड़कन की बीमारी हो, हार्ट अटैक की बीमारी हो, उनको क्या खिलाना चाहिए? साफ्लावर का तेल खिलाना चाहिए, जिससे उन्हें हृदय विकार रोग ना हो। समझ में आ रहा क्या? जिन्हें हृदय का रोग होता है उन्हें कौन सा तेल खिलाना चाहिए? साफ्लावर का तेल खिलाना चाहिए। जिन्हें हृदय रोग हो उन्हें कौन सा तेल खिलाना चाहिए? साफ्लावर का तेल खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एसिड 78% पाया जाता है। जबकि सनफ्लावर में कितना पाया जाता है? तो सनफ्लावर में 68%, कितना? सॉरी 66% पाया जाता है। कितना? 66%। सनफ्लावर में 66% ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप में सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी है? तो पहले नंबर पे खाने योग्य साफ्लावर है और दूसरे नंबर पे सनफ्लावर है। या जिनको हृदय रोग है उनके लिए सबसे अच्छा ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है? तो पहले नंबर पे हमारी साफ्लावर और दूसरे नंबर पे सनफ्लावर।
इनका तेल क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए। समझ में आ गया क्या? सनफ्लावर और साफ्लावर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं आगे। ठीक हो गया, देखते हैं। अब देखो हमने ऑयल सीड क्रॉप को कवर कर लिया है। तो ऑयल सीड क्रॉप में मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप कौन सी थी? तीन थी, सोयाबीन, साफ्लावर, सनफ्लावर। सनफ्लावर जो साफ्लावर होता है उसमें ओमेगा 3 एसिड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिन्हें हृदय का रोग होता है उनके लिए वह तेल सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे सनफ्लावर का तेल अच्छा माना जाता है जिनको हृदय रोग हो। तो अब आप बता देना, जिनको हृदय रोग हो तो उनको कौन सा तेल दे सकते हैं? साफ्लावर का वह यूज कर सकते हैं। यदि साफ्लावर का नहीं करते हैं तो सनफ्लावर के तेल का यूज कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे। अब आगे क्या है? अगला है हमारा, क्या हो गया? ऑयलसीड क्रॉप। चौथी बात करते हैं हम किसकी? फाइबर्स क्रॉप की। फाइबर्स क्रॉप्स की। तो ऐसी फसलें जिनसे हमें क्या होता है? रेशा प्राप्त होता है, उन्हें फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। ऐसी फसलें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसी फसलें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है उन्हें फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। पहला पॉइंट बना के लिख लो, फाइबर क्रॉप्स का राजा किसको कहा जाता है? अब राजा है तो अब कोसली उसकी रानी भी होगी। ठीक है, राजा अकेले रह नहीं सकता। तो फाइबर क्रॉप्स की रानी कौन है? फाइबर क्रॉप्स की रानी। ठीक, तो फाइबर क्रॉप्स का राजा कौन है? कॉटन है, यानी कपास है। जबकि रानी कौन है? रानी है सिल्क। कौन है? रानी है सिल्क, जिसे रेशम कहते हैं। ठीक है, सिल्क, रेशम, सेरीकल्चर का पालन करना ही क्या कहलाता है? सॉरी, रेशम का सिल्क का पालन करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, रेशम कीट का पालन करना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। उससे हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्क या रेशम प्राप्त होता है। तो कॉटन को क्या कहते हैं? फाइबर क्रॉप्स का राजा कौन है? कॉटन है। फाइबर क्रॉप्स की रानी कौन है? सिल्क या रेशम है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? बात करते हैं आगे। देखो, तो अगला है, अगली हेडिंग हेडिंग टाइप में या कुछ पॉइंट टाइप में लिख लो कि फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। देखो, कॉटन को और क्या कहते हैं? कॉटन को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सफेद सोना। सॉरी, इसको रहने दो, फिर देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक, बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की। ठीक है, तो फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? फाइबर क्रॉप्स है, पहले नंबर पे कॉटन है। क्या है? कॉटन है। क्या और क्या है? जूट है। यदि जूट की बात करें तो विश्व का सबसे अधिक जूट प्रोडक्शन कहां पे होता है? तो भारत में होता है। कहां पर होता है? भारत में होता है। ठीक, देखो, कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। सफेद सोना, सफेद सोना। जबकि जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन सोना कहा जाता है। ठीक है, वहां पे भूल गया था थोड़ा सा। तो कॉटन को क्या कहते हैं? सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, सफेद, व्हाइट गोल्ड। जबकि इसको क्या कहते हैं? सफेद सोना के नाम से। जूट को गोल्डन गोल्डन के नाम से जाना जाता है। क्या गलती हो रही है? सॉरी यार। कॉटन को क्या कहते हैं? सफेद, कॉटन को क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर।
जबकि जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको सही कर लेना। ठीक है, ठीक। देखो, तो कॉटन को क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर्स कहते हैं, जबकि जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि फाइबर ग्रुप्स कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कॉटन है, जूट है, मेस्टा है, उसके बाद क्या है आपका? लिनसीड है, उसके बाद क्या है? सन हेम्प है, जिसे सनाई कहते हैं। उसके बाद क्या है आपका? आदि। ठीक है, तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, मेस्टा हो गया, लिनसीड हो गया, सन हेम्प सनाई हो गया, आदि। ठीक है, ये होती हैं हमारी फाइबर क्रॉप्स। तो अब पूछे कि फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो कॉटन है, जूट है, मेस्टा है, लिनसीड है, सन हेम्प आदि है। कॉटन को क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक रेशा का प्रोडक्शन किससे प्राप्त होता है? कॉटन से प्राप्त होता है। इसलिए क्या कहते हैं इसे? राजा, किंग ऑफ फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे जूट प्रोडक्शन देता है रेशे का। तीसरे नंबर पे मेस्टा से सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है? सबसे अधिक हमें फाइबर या रेशा प्राप्त होता है। पहले नंबर पे बात करें तो क्या है? कॉटन है, दूसरे नंबर पे जूट है और तीसरे नंबर पे मेस्टा है, जिससे हमें सबसे अधिक रेशा प्राप्त होता है। किनसे? पहले नंबर पे कॉटन, दूसरे नंबर पे जूट और तीसरे नंबर पे मेस्टा। ठीक है, समझ में आ गया यहां इतना? बात करें आगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखो, बात करते हैं फाइबर्स होता कितने प्रकार का है। ठीक, फाइबर्स के प्रकार। तो फाइबर्स जो है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला पहला बास्ट फाइबर, और दूसरा लिंट फाइबर। क्या? पहला बास्ट फाइबर और दूसरा लिंट फाइबर। ठीक है, तो बास्ट फाइबर क्या होता है? कोई एक प्लांट है, ठीक, कोई एक प्लांट है, ठीक है, कोई एक प्लांट है, तो किसी पौधे के स्टेम के यदि फ्लोएम से, किसके? किसी पौधे के स्टेम के फ्लोएम से, फ्लोएम से यदि हमें रेशा प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर कहते हैं। किसी पौधे के स्टेम के फ्लोएम से यदि हमें रेशा प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम, सॉरी, बास्ट फाइबर कहते हैं। तो किन किन पौधों से है जिनसे हमसे हमें स्टेम से फाइबर प्राप्त होता है? तो एग्जांपल्स करके लिख लेना, एग्जांपल्स करके लिख लेना। देखो, बास्ट फाइबर्स क्या होता है? ऐसे पौधे जिनके स्टेम के फ्लोएम से रेशा प्राप्त होता है, उसे हम बास्ट फाइबर कहते हैं। बात करें एग्जांपल्स की, तो पहला है हमारा क्या? जूट है, सन हेम्प है, सन हेम्प है, और क्या है? लिनसीड है। ठीक, जूट है, सन हेम्प है, सनई है, और लाइन सीड अलसी है। जूट है, सन हेम्प सनई है, और लिनसीड है। इनसे कैसे रेशा प्राप्त होता है? स्टेम के फ्लोएम से रेशा प्राप्त होता है। बात करते हैं लिंट फाइबर की, तो ऐसा रेशा जो किससे प्राप्त होता है? बताओ कि जो स्टेम के बास्ट फाइबर ऐसा जो स्टेम से प्राप्त होता है। लिंट फाइबर में क्या है? लिंट फाइबर में फ्रूट से प्राप्त हो सकता है और लीफ से प्राप्त हो सकता है।
तो लिंट फाइबर किसे कहते हैं? ऐसा ऐसा फाइबर जो हमें फ्रूट या किससे, फ्रूट या लीफ से रेशा प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंट फाइबर कहते हैं। समझ में आया क्या? देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? बास्ट फाइबर ऐसा फाइबर जो किसी पौधे के स्टेम की फ्लोएम से प्राप्त होता है, बास्ट फाइबर कहलाता है। उसमें कौन कौन सी क्रॉप हैं? जैसे जूट है, जूट की स्टेम से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है। सनहेम, सनाई से रेशा प्राप्त होता है। और लिनसीड के स्टेम से फाइबर्स या रेशा प्राप्त होता है। लिनसीड को और क्या बोलते हैं? लिनसीड के फाइबर को फ्लैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिंट फाइबर। तो पौधे के स्टेम को छोड़कर, मैंने अभी क्या बताया? पौधे के स्टेम को छोड़कर फ्रूट से फ्रूट से या लीफ से हमें क्या होता है? रेशा प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंट फाइबर कहते हैं। अब इसमें बात करें एक एक। देखो, पहली बात करते हैं। पहली, यदि हमें सीड से रेशा प्राप्त होता है, सीड से रेशा प्राप्त, सॉरी सीड से नहीं, फ्रूट से। फ्रूट से किससे रेशा प्राप्त होता है? तो कॉटन से। कॉटन से हमें फ्रूट से रेशा प्राप्त होता है। दूसरा बात करें, सीसल। सीसल या अगेव से, कैसा लिख ही दे रहा हूं यार। ठीक। लीफ से रेशा किससे प्राप्त होता है? तो सीसल या अगेव से प्राप्त होता है। सीसल, सीसल से प्राप्त होता है। तीसरी बात करें, और किससे लीफ से रेशा प्राप्त होता है? तो लीफ से, यहां कर लेना, लीफ से एक क्या है? पाइन एप्पल। क्या है? पाइन एप्पल। क्या है? पाइन एप्पल से क्या प्राप्त होता है? पाइन एप्पल से हमें रेशा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाइन एप्पल। कॉटन हो गया, सीसल हो गया, पाइन एप्पल से हमें रेशा प्राप्त होता है। यहां से क्वेश्चंस बहुत बनता है, सॉरी यहां से क्वेश्चंस बहुत बनता है कि स्टेम से रेशा किन किन से प्राप्त होता है। तो जूट, सनहेम्प और लिनसीड से हमें स्टेम से रेशा प्राप्त होता है। फ्रूट से रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कॉटन से फ्रूट से रेशा प्राप्त होता है। और सीसल से लीफ से रेशा प्राप्त होता है। और जो पाइन एप्पल है उससे लीफ से रेशा प्राप्त होता है। समझ में आया क्या? फाइबर ग्रुप्स में देखो, फाइबर कितने प्रकार का हो? दो प्रकार का, बास्ट फाइबर और लिंट फाइबर। बास्ट फाइबर समझा दिया, लिंट फाइबर समझा दिया। बास्ट फाइबर स्टेम से, स्टेम से वो हो गया। फ्रूट से रेशा किससे प्राप्त होता है? कॉटन से प्राप्त होता है। लीफ से रेशा किससे प्राप्त होता है? तो आपके पाइन एप्पल से प्राप्त होता है। और लीफ से रेशा किससे प्राप्त होता है? तो सीसल या अगेव से प्राप्त होता है। इससे ज्यादा फाइबर से और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बात करें आगे, ठीक है। बात करते हैं आगे अपने फूडर क्रॉप्स की। फूडर क्रॉप्स की
किसकी? चारे वाले फसलों की। किसकी बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं हम फॉडर क्रॉप्स की। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम चारे के रूप में करते हैं, पशुओं को चारा खिलाने के रूप में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। ऐसी क्रॉप्स या ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, पशुओं को खिलाने के लिए चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें mainly हमें दो क्रॉपें ही देखने को मिलती हैं। एक मिलता है हमें बरसीम, और दूसरा लूसर्न, जिसे हम क्या कहते हैं? रिजका, और इसको बरसीम। ठीक। तो क्या है कि हमें mainly दो क्रॉपें ही फॉडर क्रॉप्स में देखने को मिलती हैं। पहला है बरसीम और दूसरा है लूसर्न। तो बरसीम को क्या कहा जाता है? चारों का राजा किसको कहते हैं? चारे का राजा बरसीम को कहा जाता है, जबकि चारों का रानी, चारों की रानी लूसर्न या रिजका को कहा जाता है। बरसीम को क्या कहते हैं? चारे का राजा कहते हैं। लूसर्न या रिजका को चारों की रानी कहते हैं। और इसे तरह तरह से परिभाषित किया जाता है, बट लेकिन जब हम फॉडर क्रॉप्स पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में तो उनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो फूडर क्रॉप्स में इतना ही है कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम पशुओं को खिलाने के लिए चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, वो फूडर क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे बरसीम और लूसर्न mainly यही दो क्रॉपें देखने को मिलती हैं। तो बरसीम को क्या कहते हैं? चारों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चारों का राजा कहते हैं। जबकि रिजका को क्या कहते हैं? चारों की रानी कहते हैं। बरसीम सबसे अच्छा, यदि पूछे कि सबसे अच्छा है किसका बनता है, तो बरसीम का बनता है। सबसे अच्छा साइलेज किसका बनता है, तो सबसे अच्छा साइलेज मक्का का बनता है। किसका? मेज का बनता है। सबसे अच्छा साइलेज मेज का बनता है। जबकि सबसे अच्छा है किसका बनता है? सबसे अच्छा है बरसीम का बनता है। बात करें आगे, ये हो गई हमारी फूडर क्रॉप्स। और क्या बचा फूडर क्रॉप्स के बाद? फूडर क्रॉप्स के बाद क्या बचा है अभी? अगला बचा है हमारा कैश क्रॉप्स। अगला क्या बचा है? अगला है हमारा कैश क्रॉप्स। कैश मतलब पैसे वाली ऐसी फसलें जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स कहते हैं। ऐसी फसलें जिनसे हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं या पैसा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स कहते हैं। समझ में आया क्या? कैश क्रॉप्स ऐसी फसलें जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है? किसान का मेन उद्देश्य उससे पैसा कमाना होता है। पैसा कमाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जो एक स्टेबल फूड होते हैं खाने वाले, जिसे किसान क्या करता है? अपने केवल खाने के पर्पस या उपयोग के पर्पस से उसे उगाता है, उसे स्टेबल फूड हो गया। एक होती हमारी कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में केवल क्या किसान करता है? केवल उन्हें बेचने के पर्पस से ग्रो करता है, जिससे उन्हें क्या होती है? पैसा या आय प्राप्त होती है। उसे हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ठीक है, तो यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक।
तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो चैनल को। ठीक है। तो कैश क्रॉप्स ऐसी फसलें जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आय प्राप्त करना या पैसा कमाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैश क्रॉप्स कहते हैं। स्टेबल फूड में कौन कौन सी आती हैं, खाने खाने के लिए, केवल खाने के पर्पज से उगाई जाने वाली फसलें, जैसे आपका व्हीट है, राइस है, ये क्या होती हैं, आपकी स्टेबल फूड में आती हैं, मतलब खाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। ठीक है। और जो कैश क्रॉप्स होती हैं, तो कैश क्रॉप्स में एक आपसे एग्जांपल्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एग्जांपल्स पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो कैश क्रॉप्स ऐसी फसलें जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है, उसे क्या कहते हैं, कैश क्रॉप्स कहते हैं। कैश क्रॉप्स में हेडिंग बना लेना एग्जांपल्स करके। ठीक है। एग्जांपल्स करके हेडिंग बना लेना। एग्जांपल्स में पहली हेडिंग बना लेना एग्रोनॉमी क्रॉप्स। ठीक है। एग्रोनॉमी में कुछ ऐसी क्रॉप हैं, दो चार, जो कैश क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, बाकी सारी की सारी स्टेबल फूड्स में होती हैं। क्या, खाने योग्य, मतलब अपने खाने के लिए जिन्हें ग्रो किया जाता है, स्टेबल फूड में होती हैं। ठीक है। तो एग्रोनॉमी में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, पहला है आपका शुगर केन। दूसरा, पहला क्या हो गया, पहला हो गया आपका शुगर केन। और क्या हो गया, टोबैको हो गया। और क्या हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया। और एक क्रॉप होती है, शुगर केन है, टोबैको है, और क्या है, कॉटन, सॉरी। ठीक है। और क्या है, कॉटन। ठीक। ये क्या होती हैं, ये हमारी एग्रो एग्रोनॉमी की क्रॉप्स होती है, जो क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। अब यहां एग्जांपल्स बनता है कि शुगर केन क्या कैश क्रॉप्स है, यस है। टोबैको क्या कैश क्रॉप्स है, यस है। कॉटन क्या कैश क्रॉप्स है, यस है। अब दूसरी हेडिंग यहां पे बना के लिख लेना, दूसरी हेडिंग बना के लिख लो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है। दूसरी हेडिंग बना के लिख लो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो सारी की सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सारी की सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। चाहे आपका फ्रूट वाली ले लेना, चाहे वेजिटेबल वाली ले लेना, चाहे आप प्लांटेशन क्रॉप वाली ले लेना, कि जो भी क्रॉप ले लेना, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जितनी भी क्रॉपें आती हैं, वह क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स होती है। इससे बाहर कुछ नहीं आपसे पूछा जाता। डिफिनीशंस बहुत कम पूछी जाती है कि कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं। ऐसी फसलें जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आय प्राप्त करना होता है, इनकम कमाना होता है, उसे हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। कैश क्रॉप्स में एग्जांपल्स बात करें तो एग्रोनॉमी क्रॉप्स, एग्रोनॉमी क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं कैश क्रॉप्स में, तो शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, और क्या हो गया, कॉटन हो गया। दूसरे नंबर पे बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सारी की सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे प्लांटेशन क्रॉप हो, चाहे स्पाइसेस हो, सारी की सारी क्या होती हैं, आपकी कैश क्रॉप्स होती है। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। बात करते हैं आगे। लास्ट पॉइंट क्या बचा है, लास्ट पॉइंट बचा है हमारा ग्रीन मैन्यूर्स। क्या बचा है, ग्रीन मैन्यूर्स, ग्रीन मैन्यूर्स क्रॉप। ठीक है। ग्रीन मैन्यूर्स क्रॉप या ग्रीन मैन्यूर्स क्रॉप्स। ठीक है। तो ग्रीन मैन्यूर्स क्रॉप्स, तो उसको पढ़ने से पहले हम क्या करें, थोड़ा सा ग्रीन मैन्यूर के बारे में जान लेते
हैं। किसके बारे में? ग्रीन मैन्यूरिंग के बारे में। एक होती है ग्रीन मैन्यूरिंग और एक होती है हमारी ब्राउन मैन्यूरिंग। ठीक, पहले बात करते हैं हम ग्रीन मैन्यूरिंग की। ठीक है, तो ग्रीन मैन्यूरिंग हरित खाद, हरी खाद बोलते हैं या हरित खाद बोलते हैं। ठीक है, हरी खाद या हरित खाद, ऐसे बोलते हैं भूरी खाद। ठीक, तो ग्रीन मैन्यूरिंग किसे कहते हैं? देखो, तो भूमि की, सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी, लेग्यूम अथवा नॉन लेग्यूम फसलों को उगाकर हरी अवस्था में फूल आने से पहले खेत में जोत कर दबा दिया जाता है। उसके सड़ने के बाद जो खाद बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं या हरित खाद कहते हैं। समझ में आया क्या? मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में फूल आने से पहले खेत में जोतकर दबा दिया जाता है, जिसके सड़ने के बाद जो खाद बनती है वह क्या कहलाती है? ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाती है। अब ग्रीन मैन्यूरिंग में कुछ पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिख लो, ग्रीन मैन्यूरिंग में पॉइंट लिख लो। पहला, कितने दिन में फसल को जोत कर दबाना चाहिए? तो 7 से 8 सप्ताह में। 7 से 8 सप्ताह में लगभग 40 से 50 दिन में खेत में जोत कर दबा देना चाहिए। जबकि दूसरा, कितने दिनों में खाद बनकर तैयार हो जाती है? तो 7 सप्ताह में क्या होती है? आपकी खाद बनकर तैयार हो जाती है। पहला पहला कि आपको हरी खाद है, अब कितने दिनों में खेत पर दबाना चाहिए? तो 7 से 8 सप्ताह आपके सोइंग के हो जाएं तो उसे खेत में जोत कर दबा देना चाहिए। उसके बाद यदि आता है कि आपको कितने दिनों में यह हरी खाद बनकर तैयार हो जाती है, तो 7 सप्ताह में यह खाद हरी खाद के रूप में बनकर तैयार हो जाती है। हरित खाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरी खाद शब्द का प्रयोग या विधि का प्रयोग नहीं, हरित खाद विधि का आविष्कार किसने किया था? ग्रीन मैन्यूरिंग का आविष्कार किसने किया था? तो हावर्ट हावर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1912 में किया था। किसने? हावर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1912 में किया था। ठीक, समझ में आया क्या ग्रीन मैन्यूरिंग किसे कहते हैं? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ग्रीन मैन्यूरिंग 7 से 8 सप्ताह में जोतकर दबा देते हैं, 7 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाती है। ग्रीन मैन्यूरिंग ग्रीन मैन्यूरिंग क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्यूरिंग मेथड्स का उपयोग किसने किया था? मेथड्स का आविष्कार, ग्रीन मैन्यूरिंग मेथड्स विधि का आविष्कार किसने किया था? तो हावर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1912 में किया था। ठीक, अब बात करते हैं तो हरी खाद के लिए कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? बात कर लें क्या? वही पूछा गया है, ग्रीन मैन्यूर्स क्रॉप्स। ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो ग्रीन मैन्यूर्स के लिए उपयोग में लाई जाती हैं? ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा ब्राउन मैन्यूरिंग देख लो। भूरी खाद किसे कहते हैं? तो भूरी खाद आपके राइस में, पैडी में, और दूसरा जीरो टिलेज में उपयोग में लाई जाती है। पहला किसमें? पैडी में, और दूसरा जीरो टिलेज में ब्राउन मैन्यूरिंग काम में ली जाती है। अब ध्यान से सुनना कि ब्राउन मैन्यूरिंग होती क्या है। देखो,
तो ब्राउन मैन्यूरिंग क्या है, आप जैसे पैडी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, राइस या पैडी को ग्रो कर रहे हैं, खेत में पैडी लगा हुआ, ठीक है, तो उसके साथ उसकी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सीरियल क्रॉप है तो इनके लिए नाइट्रोजन की क्या होती है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो उसके साथ क्या करते हैं, पैडी के साथ हम ढांचा को ग्रो कर देते हैं। क्या करते हैं, पैडी के साथ हम ढांचा को लगा देते हैं। क्या करते हैं, पैडी के साथ हम ढांचा को लगा देते हैं। ठीक, ढांचा लगा दिया तो ढांचा के लगाने के बाद 25 दिन बाद हम क्या करते हैं, 2,4-D का स्प्रे कर देते हैं।